भारत के समाज और देश की लोकतंत्र यात्रा में जहां संविधान का बनना और उसका लागू होना 26 जनवरी 1950 से एक रोमांचक स्वर्णिम अध्याय है, वहीं 26 जून से 1975 में आपातकाल का लगना और लगभग 19 महीनों तक देश के सभी गैर सरकारी दलों के राष्ट्रीय नेताओं का जेल में बंद होना, उस समय के सामाजिक कार्यकर्ताओं का बिना मुकदमा, बिना चार्जशीट, बिना किसी अपराध सूची के बंद रखना और पत्रकारों पर निगरानी और मीडिया पर नियंत्रण और चारों तरफ पुलिस और सरकारी पार्टी के गुंडों का बोलबाला एक काला अध्याय है। आपातकाल के दौरान देश की सत्ता व्यवस्था का जो संवैधानिक ढांचा था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और जो अपने समय की सबसे लोकप्रिय नेता थीं, जो प्रधानमंत्री भी थीं, वो धीरे धीरे एक तानाशाह के रूप में बदल गई। और एक समय ऐसा आया जब देश और दुनिया में चारों तरफ त्राही त्राही का माहौल हो गया, क्योंकि पहले तो नेताओं को बंद किया, फिर दलों पर बंधन लगाया, फिर मीडिया को काबू में किया, फिर न्यायपालिका को झुकाया, फिर नौकरशाही को सचमुच नौकर बनाया और उसके बाद आम लोगों का, खासतौर पर गरीबों के घरों को उजाड़ने लगे और नसबंदी होने लगी। इसके खिलाफ कोई संवैधानिक समाधान नहीं था, क्योंकि संसद का जो बहुमत था उसकी मंजूरी से ये सब हुआ। संविधान के जो सबसे बड़े रक्षक राष्ट्रपति, उनकी स्वीकृति से हुआ और कैबिनेट की तरफ से इसमें किसी ने इतराज नहीं किया। तो देखने में तो लगता था कि सब विधान सम्मत हो रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक विधान का लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल एक अद्वितीय उदाहरण था। धीरे धीरे फिर भारत की राज्य व्यवस्था का रूप बदला। हमारी राज्य व्यवस्था मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व पर है। राज्य व्यवस्था का नैतिक आधार जनमत है, जिसका आधार चुनाव है। चुनाव में जिसको बहुमत मिलता है वो फिर जनप्रतिनिधि होते हैं। जिस दल या व्यक्ति के पीछे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है। लेकिन कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के अंदर एक नया रूप बना। प्रधानमंत्री के दफ्तर के कुछ बाबू, प्रधानमंत्री के छोटे बेटे और प्रधानमंत्री के कुछ अंधभक्त, उन्होंने सरकार को कब्जे में ले लिया। पूरे संवैधानिक व्यवस्था को अपहरण कर लिया गया। तो 19 महीने भारतीय लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री आवास की कैद में वैसे ही रहा जैसे सीता का अपहरण करके रावण ने उनको अशोक वाटिका में बंद रखा था। एक बात और जो चिंताजनक हुई वो ये थी कि आलोचना का अधिकार खत्म हो गया और लोकतंत्र का प्राण सहमति और असहमति के बीच संवाद में है। लेकिन इमरजेंसी में न तो संसद में, न तो मीडिया में और न ही सार्वजनिक जीवन में कहीं आलोचना का अधिकार था। फिर एक समय ऐसा आया जब ऐसा तानाशाही इंतज़ाम खुद उस समय की सरकार के लिए संकट पैदा करने लगा। किसी को पता ही नहीं था कि किसके हाथ में नियंत्रण है। चारों तरफ जी हजूरी का माहौल था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन वास्तविक ताकत उनके बेटे जो कहीं से चुने नहीं गए थे, जिनका कि कोई सामाजिक अनुमोदन नहीं था, वो असली मालिक हो गए। दुनिया का इतना दबाव बढ़ा और देश के कोने कोने से इतनी पुकार होने लगी कि भारत की सरकार की हिम्मत छूट गई। पहले तो उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया, वो बड़ा शर्मनाक काम था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्यकाल बढ़ाया वैसे ही लोगों को पता चल गया कि इरादे नेक नहीं हैं। ये चुनाव की जरिए आई हुई ताकत अब चुनाव के बगैर भी हमारे सिर पर बनी रहेगी और इसी के कारण दुनिया में भी और देश में भी एक नया आक्रोश पैदा हुआ, जिसको संभालने के लिए इंदिरा गांधी जी ने चुनाव की घोषणा की। चुनाव नियत समय से साल भर बाद किए गए।
जहां एक निरपराध व्यक्ति को 1 घंटे के लिए भी जेल में रखना कानूनी तौर पर गैर संवैधानिक माना जाता है, वहाँ पूरा देश एक जेल खाने के रूप में 19 महीने तक था। इसीलिए आज भी जब कानून का उल्लंघन होता है, न्यायपालिका का मानमर्दन होता है, मीडिया का नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है और विरोध की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, तो लोग पूछते हैं कहीं हम इमरजेंसी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। इस मायने में इमरजेंसी एक शर्मनाक पाठ बना जिसमें अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि उस समय की सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एकाएक खुद अपने चुनाव को भ्रष्ट तरीके से जीतने के अपराधी पाए गए। और उस समय माहौल देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था, बेरोजगारी के खिलाफ था और गलत शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ था। इमरजेंसी के पहले इमरजेंसी लगी थी जून 75 में और मई 74 में देश के इतिहास की सबसे लंबी रेल हड़ताल हुई थी, जिसको इंदिरा गांधी जी ने तोड़ दिया था। तो मजदूर शक्ति पराजित थी, जगह जगह युवा आंदोलन चल रहे थे, लेकिन युवाओं को इमरजेंसी की आड़ में जेल में बंद कर दिया गया, युवा शक्ति ध्वस्त हो गई थी। और हमारे लोकतंत्र का आधार है जनमत, और जनमत का निर्माण चुनाव के जरिए, चुनाव के वोट के जरिए होता है। क्योंकि इंदिरा गांधी जी जिस संसद की नायिका थी, जहां उनका वर्चस्व था, उसकी अवधि पूरी हो चुकी थी। फिर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करके सदन की अनुमति से उन्होंने उसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया, तो धीरे धीरे उनकी आधारशिला कमज़ोर पड़ रही थी। दुनिया के लोग भी पूछ रहे थे कि भाई 5 साल के लिए चुनी गई थी, 6वां साल चल रहा है, चुनाव कब कराओगी। इमरजेंसी जब लागू की गई थी तो उन्होंने अपने शुभचिंतकों को संदेश दिया था कि ये मामूली समस्या है और इसको हमने काबू में कर लिया है, सब कुछ शांत है। और ये सही भी है कि जब जयप्रकाश नारायण जैसे विराट देशभक्त को भी बंद किया गया तो कहीं कोई बगावत, सड़कों पर हुल्लड़, छोटी फुटकरिया हिंसा से लेके बड़ी प्रतिरोध की गतिविधियां नहीं हुई। तो इंदिरा गांधी जी ने भी अपने शुभचिंतकों से कहा कि देखो मेरी ताकत थी, ये अनायास मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र था दक्षिणपंथी ताकतों का, हमने इनको मुश्किल से 1 लाख लोगों को बंद किया है और देश शांत है। तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि देश शांत है तो चुनाव कराओ, तुम्हारी मियाद तो ख़त्म हो गई है। तो उस दबाव में उनको जो संवैधानिक तकाजा था, लोकतांत्रिक सिद्धांत था, दुनिया का दबाव था और जनता का संतोष था और पार्टी के अंदर एक नया नेतृत्व उभर रहा था, इन सब कारणों ने मिल करके आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि इंदिरा जी ने चुनाव क्यों कराया। अब उस रहस्य को तो जो उसका समाधान करेगा या करेगी वो करे, इतिहास उसका इंतज़ाम करेगा। लेकिन हम लोग जो उस दौर के पीड़ित थे उनको ये मालूम है कि इंदिरा शासन धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास में सिमट गया था। उनके मंत्रियों को पता नहीं था कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है। उनके सूबे के मुख्यमंत्री शतरंज के प्यादों की तरह बदले जाते थे, हेमवती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सतपति, अब्दुल गफूर, चारों तरफ मनमानी थी, न खाता न बही, जो संजय गांधी कहें वही सही। और ये तो संजय गांधी दिल्ली में थे, सूबे में भी जगह जगह संजय गांधी पैदा हो गए, मुख्यमंत्रियों के लड़के, फिर ज़िले में दरोगा का बेटा, यानी चारों तरफ गैर कानूनी ताकतों का बोलबाला हो गया। जब चुनाव हुआ तो जयप्रकाश नारायण जी ने सुझाव दिया सभी दलों को कि आप जनता के गुस्से को ताकत देने के लिए एक मंच बनाओ। कुछ दल सहमत हुए, कई दल सहमत नहीं हुए। जयप्रकाश जी के दबाव के कारण एक मंच बना जिसका नाम जनता पार्टी हुआ। न इनके पास साधन थे, ज़्यादातर कार्यकर्ता डरे हुए थे, जो मुख्य साहसी लोग थे वो जेलों में थे, मीडिया का कोई सहयोग नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव में एक लहर चली और पंजाब और राजस्थान और जम्मू और कश्मीर से लेकर के बंगाल और असम तक कांग्रेस पार्टी पराजित हुई। दक्षिण के कुछ राज्यों में, विशेष तौर पर कर्नाटक में, आंध्र में उनको अच्छी सीटें मिली, तो वो प्रमुख विरोधी दल के तौर पर आए। लेकिन फिर उनकी पार्टी में फूट पड़ गई। इंदिरा गांधी को कांग्रेस के लोगों ने ही इमरजेंसी के अपराधों के लिए पार्टी से निकाल दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इमरजेंसी का समर्थन करने के लिए श्रीपाद अमृत डांगे जैसे
संस्थापक नेताओं को पार्टी में दंडित किया, बहिष्कृत किया। कम्युनिस्ट पार्टी टूटी और उधर विपक्षी दल एकजुट हुए। मार्च में नया मतदान का परिणाम आया और इमरजेंसी की काली रात ख़त्म हुई, जनता की चुनी हुई सरकार आई, कानून का राज वापस आया। उसके बाद जो सरकार बनी, उस सरकार ने जो संविधान के अंदर कमजोरियां थीं, जिसका दुरुपयोग करके इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को एक जेल खाने में बदल दिया था, उसका फिर संशोधन किया गया। तब के न्याय मंत्री प्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री शांति भूषण ने उस समय की कांग्रेस के सांसदों का भी सहयोग पाया, क्योंकि न सिर्फ गैर कांग्रेसी सरकारें और गैर कांग्रेसी दल, बल्कि जो साधारण नागरिक थे और सरकारी पार्टी के भी ढेर सारे लोग, उनके मन में इसका बड़ा क्षोभ था कि लोकतंत्र को देखते देखते हमने एक गुंडा राज में बदल दिया। आगे ऐसा कभी न भूतो न भविष्यति, ऐसा फिर प्रबंध किया गया। इसीलिए आज भी परिस्थितियां चिंताजनक तो हैं, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी का मतलब है कानून को पूरी तरह से ताक पर रख करके मनमानी करना। अभी भी जो सरकारें चल रही हैं, विभिन्न प्रादेशिक सरकारें, केंद्रीय सरकार, कई मामले में निराशाजनक है, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी का मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों की मनमानी थी, कानून का अपमान था, पुलिस और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग था और चारों तरफ बाहुबल दबंगों का राज था। ऐसा नहीं है। ये सवाल वाजिब है कि क्या भारत दूसरी इमरजेंसी झेल रहा है। कई लक्षण उससे मिलते जुलते हैं, जैसे कार्यपालिका पूरी तरह से शासक पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमात जैसी बन गई है। विधान करीब करीब स्थगित है, न दलील न अपील। लोग लंबी अवधियों के लिए जेलों में बंद किए गए बगैर मुकदमा, बगैर चार्जशीट, और अदालतें लगभग लाचार हैं। लेकिन कभी कभी अदालत में, जैसे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी या कुछ और न्यायाधीशों के नीतिपूर्ण वक्तव्यों और फैसलों से ये कहना मुश्किल है कि इमरजेंसी जैसे हालात आ गए। ऐसे ही मीडिया में भी 90% मीडिया या 95% मीडिया तो परास्त है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, डेक्कन हेरल्ड है, ऐसे और भी हिंदी में, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, बंगाली में अखबार हैं जिनसे ये कहना मुश्किल होगा कि सेंसरशिप लागू होगी। जहाँ तक विरोधी दल हैं, अभी विरोधी दलों के खिलाफ असहिष्णुता का माहौल तो है, लेकिन इमरजेंसी में जैसे हर दल की अगली कतार को जेलों में बंद कर दिया गया था, ऐसा नहीं है। अभी किसी भी दल का राष्ट्रीय कद का कोई नेता बगैर मुकदमे के जेलों में नहीं। कुछ लोग हैं जिनको कि आप कह सकते हैं, लेकिन वो युवा नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, जैसे उमर खालिद है, वो 1000 दिन से जेल में बंद है। या अभी कुछ समय पहले तक अखिल गोगोई थे, जब वो चुनाव में जीते जेल में बंद रहते हुए तो उनको छोड़ना पड़ा। या जो महाराष्ट्र में जो एक प्रसंग हुआ जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भयंकर साजिश हो रही थी, और उस साजिश का आधार तो कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन उस साजिश के बहाने कई दर्जन लोगों को जेलों में बंद किया गया। उसमें फादर स्टैन स्वामी की जेल में मौत भी हो गई। इसी तरह से जो प्रतिरोध की राजनीति है, अब किसानों का 1 साल आंदोलन चला, लेकिन आखिर में किसान के आगे सरकार झुकी। ऐसा इमरजेंसी का राज होता तो नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि हालात अच्छे नहीं हैं, संकेत बहुत ख़राब हैं, लेकिन 1975-77 की इमरजेंसी की तुलना में अभी भारत आपातकाल के दौर से नहीं गुजर रहा है। कल क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।